नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पे। तो आज हम बात करेंगे दिनांक 11 से लेकर के और 14 तक के जो करंट अफेयर्स हैं उन पर। तो आरएस और एसआई अगर इन दोनों एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बेनिफिट आपको देने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारा जो एक कोर्स है आरपीएससी का, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो कोर्स हमारा अवेलेबल है आपको हमारी आरएस जंक्शन ऐप पर। वहां पर जाकर आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं और जो 2011 से लेकर के 2025 तक आरपीएससी ने जितने भी पेपर्स लिए हैं उन सभी का जो है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हैं। चलिए तो पहली खबर के साथ शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान सरकार जो है उसके द्वारा प्रदेश का पहला सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक जो है उसकी स्थापना की जा रही है जयपुर में, जो बस्सी है वहां पे। तो बस्सी में पहले से ही हमारा फ्रोजन सीमन बैंक पहले बनाया हुआ है और ये किसके द्वारा बनाया गया है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा। तो इसी को अब अपग्रेडेड किया जा रहा है और इसमें अब जो है सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक जो है वो बनाया जा रहा है। अब ये क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ। तो पहले तो बेसिकली आपको आरसीडीएफ का मैंने बता रखा है। आरसीडीएफ क्या है, ये राज्य स्तरीय संस्था है, ठीक है। डेयरी सेक्टर में राज्य स्तरीय संस्था है ये, और जो त्रिस्तरीय ढांचा है कोऑपरेटिव का उसमें सर्वोच्च है। और इसी के नीचे फिर जिला दुग्ध जो है संघ होते हैं और फिर उनके नीचे होती है हमारे डेयरी की समितियां, ठीक है। तो जयपुर जिला जो है वहीं पर बस्सी में आपका पहले ही जो है एक फ्रोजन सीमन बैंक बनाया गया था जिसमें -196 डिग्री के टेम्परेचर पर आपके जो है सीमन अर्थात वीर्य जो है उसको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है विभिन्न प्रकार के जो अच्छी नस्ल के जो भी नर पशु होते हैं उनका, ठीक है। इसकी मदद से बेहतर नस्ल के मादा बछड़े मिलने की संभावना बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सेक्स सॉर्टेड में क्या होता है, आप ये प्रयास करते हैं कि उसमें जो मादा बछिया जो है उसको जन्म देने वाले जो भी शुक्राणु हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो दूध उत्पादन और आय में भी वृद्धि होगी और जो नर पशु हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जैसे भैंस है तो उसके लिए जो पाड़ा है या फिर जो आपके बैल सांड होते हैं उनकी संख्याओं में कमी होगी। क्योंकि अब कृषि कार्यों में इनका प्रयोग नहीं होता है तो ऐसे में फिर ये आवारा घूमते हैं और वो एक समस्या के रूप में देखने को मिलता है। तो केवल मादा पशुओं की संख्या बढ़ने का यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इन दोनों ने मिलकर के और इस सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक को शुरू किया है। पहले फरवरी 2025 में इसको मंजूरी दी गई थी कैबिनेट के द्वारा और अभी जो है इसको फाइनली हमने अप्लाई भी कर दिया है। बस्सी में 1977 से ही फ्रोजन सीमन बैंक जो है वो स्थापित हो चुका था और अमेरिका से अब 2 मशीनें और लाई गई है जिनसे जो है इसमें से शॉर्टिंग का काम किया जाएगा और इस तरह से ज़्यादा संभावना रहेगी कि मादा बछियों का जन्म जो है यहाँ पर हो पाए। नेक्स्ट, सेक्स सॉर्टेड सीमन क्या होता है? तो एक तकनीक है जिसमें मादा शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाया जाता है और बछिया पैदा होने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। इसके बाद में आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है, ठीक है। तो इंजेक्शन के माध्यम से गर्भाधान किया जाता है और लगभग 250 रुपए की लागत पर जो है इंजेक्शन के हिसाब से होगी और 70% तक सरकार के द्वारा इसमें अनुदान भी दिया जाएगा। दोस्तों, राजस्थान में पशुपालन लगभग 10% कवरअप करता है हमारी अर्थव्यवस्था का, ठीक है। और अगर बात करें कृषि और पशुपालन दोनों की तो ये दोनों मिलकर के 22% तक योगदान देते हैं। वैसे 25-26% तक टोटल योगदान है हमारा कृषि और सहायक गतिविधियों का, ठीक है, जिसमें वानिकी हो या फिर आपका मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो और कृषि, ये सारा सम्मिलित है। दूध उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर था लेकिन अब प्रथम स्थान पर भी आ चुका है। तो पहले मैंने आपको एक क्लास में बताई भी थी ये बात, ठीक है। तो इसीलिए इसका महत्व भी बढ़ जाता है कि हमारे यहाँ पर ज़्यादा अच्छी नस्ल वाले पशु होने चाहिए जिनका प्रयोग करके हम हमारे, चूंकि पशुओं को ये माना जाता है कि अकाल जैसे समय पर ये आपके लिए एक तरह से अतिरिक्त आजीविका का स्रोत के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट, खेलों की बात करें तो राजस्थान रणजी टीम जो है उसके पूर्व कप्तान और सीनियर सेलेक्टर संजय व्यास को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। तो राजीव गांधी क्रिकेट क्लब जो है उसके द्वारा 19 अगस्त को ये अवार्ड दिया जाएगा। चूंकि 19 अगस्त श्री राजीव गांधी की जयंती है तो उसी के अवसर पर ये अवार्ड दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष राजस्थान के बेहतरीन खिलाड़ियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है।
दोस्तों विनोद माथुर, मोहम्मद असलम और गौरव शर्मा, इन तीनों की चयन समिति ने इनका नाम फाइनल किया है। संजय व्यास ने राजस्थान के लिए लगभग 30 फर्स्ट जो श्रेणी है उसके जो है मैचेस यहाँ पर खेले हैं और रणजी के कप्तान भी ये पहले रहे हैं। नेक्स्ट खबर देखते हैं। सुनीता चौधरी ने 70 किलो कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। तो राजस्थान की खिलाड़ी हैं सुनीता। तो एयू जो फाइनेंस बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप सभी जानते हैं, इसको हाल ही में जो है कॉमर्शियल बैंक बनने के लिए सरकार ने लाइसेंस भी दिया है। तो पहले ये लघु वित्त बैंक था और अभी रिजर्व बैंक ने इसको फाइनली जो है परमिशन दे दी है कि अब ये कॉमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसने वो मानक तय किए थे। इसी के द्वारा एक एयू बनो चैंपियन कार्यक्रम चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान के ग्रामीण अंचल में रहने वाले जो बालक बालिकाएं हैं उनको खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और उसी से प्रोत्साहित एक खिलाड़ी है हमारी वुशु की सुनीता चौधरी। इन्होंने 70 किलो कैटेगरी में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता। कौन से गेम में? बटूमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में। जॉर्जिया जो है वहां पर इसका आयोजन हुआ और 16 खिलाड़ी चुने गए थे, जिनमें एकमात्र राजस्थान की खिलाड़ी थी। कौन? आपकी सुनीता चौधरी। ठीक है। तो एयू फाउंडेशन की ये पहल है एयू बनो चैंपियन, जिसमें 70 से भी ज्यादा ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर ये ऐसे मदद कर रहे हैं खिलाड़ियों की जो प्रतिभावान है और जिनको यदि थोड़ी मदद की जाए तो वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर सकते हैं। तो उसी में यहां पर इनकी मदद मिल रही है। नेक्स्ट खबर देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने हाल ही में लैटिन अमेरिका और जो कैरेबियन देश हैं, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश बेसिकली आपके जो दक्षिण अमेरिका एक तो हो गया, ठीक है, लैटिन अमेरिका का मतलब क्या हो गया? दक्षिण अमेरिका। और कैरेबियन देश कौन से हैं? जो कैरेबियाई द्वीप समूह जो है, तो कैरेबियाई द्वीप समूह कहां पर है? आपके नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच वाला जो क्षेत्र है बेसिकली, ठीक है, वो वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो द्वीप समूह है, जैसे आपके वेस्ट इंडीज और बाकी आसपास के जो द्वीप हैं वो सारे मिलकर के कैरेबियन द्वीप के रूप में जाने जाते हैं। इस क्षेत्र के पर्यटकों को राजस्थान बुलाने के लिए जो विदेश मंत्रालय है उसने 13 देशों के जो 22 प्रसिद्ध कंटेंट क्रिएटर हैं उनको हमारे यहाँ बुलाया है राजस्थान में, और राजस्थान के जितने भी बेहतरीन स्थल है उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करवाएंगे। देखो कंटेंट क्रिएटर्स कौन होते हैं? जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो विभिन्न प्रकार के कंटेंट को जनरेट करते हैं, घूमने वाले खास करके। तो ये जहां जाते हैं तो इनके फॉलोवर्स भी बाद में इनको फॉलो करते हैं। तो यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार क्या कर रही है? टूरिज्म सेक्टर को नई पहचान दिलाने के लिए उनको बुला रही है। और ये जो कंटेंट बनाएंगे, चूंकि इनके फॉलोवर्स उसको देखेंगे, तो वहां से सीधा सीधा हमको बेनिफिट यहां पर इसका मिलने वाला है। तो राजस्थान के जितने भी प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनकी ब्रांडिंग यहां से हो पाएगी। ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, पेरू, पनामा, कोस्टा रिका, गुयाना, सुरिनाम, त्रिनिदाद टोबैगो और जमैका, इन सभी देशों के इन्फ्लुएंसर्स हमारे यहाँ पर 12 से 14 अगस्त तक उदयपुर संभाग के जितने भी पर्यटन स्थल है उनका दौरा करने के लिए आए हैं। तो ये खबर ऐसे पूछी जा सकती है कि आपको पूछा जाए कि हाल ही में किस क्षेत्र से जो है कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया गया, तो फिर आप बता सकते हैं कि कैरेबियाई और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र से। कुछ भी नहीं छोड़ना है हमको, जो भी संभावना हो उनको हमें कवर अप करना है। अगली खबर की बात करते हैं। तो दोस्तों एक संस्थान है जिसका नाम है श्री कल्पतरु संस्थान। श्री कल्पतरु संस्थान राजस्थान में वृक्षारोपण और जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करता है और इसी के द्वारा एक वृक्ष मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है उसका आयोजन किया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर तो 7 मई को भारत सरकार के द्वारा जो पाकिस्तान जो है उसके द्वारा पहलगाम अटैक जो किया था उस पर की गई कार्रवाई थी, लेकिन सिंदूर 2.0 सिंदूर जैसे पौधे की जो विलुप्त होती प्रजाति है उसको संरक्षित करने के लिए किया गया एक कार्यक्रम है। ठीक है, तो इस दौरान न केवल बहुत से विद्वान जो संरक्षण करता है उनको सम्मानित किया गया, बल्कि उसके साथ साथ सिंदूर के पौधे को बचाने के लिए एक कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। तो श्री कल्पतरु संस्थान ने 30वें वार्षिकोत्सव में वृक्ष मित्र पुरस्कार समारोह को मनाया है। ठीक है, बहुत से लोगों को इसमें सम्मानित किया है, मैं उनकी डिटेल आपको नहीं दे रहा हूं। ठीक है, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान है हमारा कहां पर? दुर्गापुरम। देखो ये भी प्रश्न बन जाता है अपने आप में, पूछ लेगा आपको कि राज्य कृषि प्रबंध संस्थान कहां पर है, तो दुर्गापुरा जयपुर में। अब जो जयपुर के लोग हैं उनको तो पता है, लेकिन जो बाहर के हैं उनको नहीं पता होता, तो ये याद कर लीजिए कि ये दुर्गापुरा में है। इस कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंधु 2.0 अभियान की शुरुआत हुई। ठीक है, 1 लाख से भी ज्यादा पौधों का वितरण और रोपण किया जाएगा सिंदूर के पौधों का। ठीक है,
कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा जो है वे आए और उन्होंने यहाँ पर कई लोगों को सम्मानित किया। अब एक व्यक्ति और याद कर लीजिए आप, विष्णु लांबा। विष्णु लांबा कहाँ के हैं? टोंक जिले के। कहाँ से हैं? टोंक जिले के। और नागौर से इन्होंने शुरुआत की थी पौधारोपण की, वहां से फेमस हुए। और जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जो रहे प्रणब मुखर्जी, ठीक है, इनके द्वारा इनको ट्री मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। 1 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ ये अब तक लगा चुके हैं। तो इनके संस्थान इस श्री कल्पतरु संस्थान से जुड़े हुए हैं। इसने पहले ग्रीन बचपन अभियान शुरू किया था और बच्चों को भी इसमें ये जोड़ रहे थे। अब इन्होंने ऑपरेशन सिंधु 2.0 शुरू किया है। अगर बात करें श्री कल्पतरु संस्थान की तो बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्र निर्माण पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है उसके द्वारा भी इस संस्थान को सम्मानित किया जा चुका है। तो ये जो ट्री मैन ऑफ इंडिया ये पूछा जा सकता है, 2 नंबर के प्रश्न में भी आपको कहीं पे पूछ ले, तो ऐसे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब खेलों की बात करते हैं। राजस्थान के खेलों से जुड़े हुए खबरें देख लेते हैं। टेनिस खिलाड़ी ओजस्वीर सिंह को स्वर्ण पदक। तो इंदौर में अभी सीबीएसई के वेस्ट जोन का टेनिस टूर्नामेंट आयोजित हुआ। सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अलग अलग जोन हैं, उनमें से हम वेस्ट जोन में आते हैं। तो वेस्ट जोन के इस प्रोग्राम में हमारे एक टेनिस खिलाड़ी हैं ओजस्वीर सिंह। इन्होंने टीम के साथ मिलकर के इतिहास रचा और पहली बार अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। दरअसल ये नीरजा मोदी स्कूल से हैं और वहां से इनकी पूरी टीम थी जिसमें ओजस्वीर, दर्श, मौलिक और अद्वै गाड़िया, ये 4 खिलाड़ी थे। तो इन सब ने मिलकर के पहली बार राजस्थान को इस चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, ऐसी खबरें भी कई बार थोड़ी डीप में जाकर के पूछ ली जाती है। नेक्स्ट खबर है रोडवेज से जुड़ी हुई। राजस्थान रोडवेज को अभी हाल ही में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने डीजल की बचत करने के लिए एक बेहतरीन मॉनिटरिंग पद्धति को लागू किया और 1 साल में 9 लाख लीटर डीजल की बचत इन्होंने यहाँ पर की है। और इस डीजल की बचत की वजह से ही रोडवेज को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 के बीच वीटीएस के जरिए, ठीक है, एक वीटीएस मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसके जरिए इन्होंने क्या किया? बसों की मॉनिटरिंग की, डीजल की बचत के लिए ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी और लगातार मॉनिटरिंग के माध्यम से इतनी बड़ी मात्रा में अच्छा प्रशासन या जिसको हम बोल सकते हैं गुड गवर्नेंस जो है उसका उदाहरण रखा और इसीलिए इनको यहाँ पर स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया। इसी साल शुरुआत में जो है 3 अवार्ड रोडवेज को पहले भी दिए गए थे। अगर आपने फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो उसमें आपने ये देखा होगा। अब बात करते हैं हमारे नेशनल और इंटरनेशनल खबरों की। ये तो राजस्थान की खबरें हो गई। नेशनल खबरों की, इंटरनेशनल खबरों की बात करें और नेशनल की बात करें तो इसरो जो है उसने हाल ही में, आपको पता है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है उसको लॉन्च किया उपग्रह को और उसके माध्यम से हम बेटर इमेजिंग का काम कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग का काम कर रहे हैं। अब उसी क्रम में अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड 2 का प्रक्षेपण भी इसरो के द्वारा किया जाएगा। तो अब इस निसार का खेल खत्म हो गया, तो निसार पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 1-2 महीने में पूछ लिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद अब ब्लू बर्ड 2 आपके शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू बर्ड 2 लगभग 6500 kg का प्रक्षेपण है। ठीक है, एक उपग्रह है जिसे हम LVM-3 M5 रॉकेट से लॉन्च करेंगे। LVM-3 क्या है? तो हमारा जो GSLV एक्सेल है वही अब LVM-3 है, लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3। तो जितने भी हमारे बड़े साइज के जो उपग्रह होते हैं, खास करके चूंकि ये 4000 किलोमीटर 4000 से ज़्यादा 4000 kg से ज़्यादा को ले जा सकता है कहाँ पर? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और लगभग 8000 kg के करीब कहाँ ले जा सकता है? हमारे जो लोअर अर्थ ऑर्बिट और बाकी ऑर्बिट्स हैं उनमें ना। तो चूंकि 6500 kg का है तो ये इसके लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये जो सैटेलाइट है ये 3GPP स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी पर होगा और इसका मूल काम क्या होगा? ये बिना किसी टावर की जरूरत के या किसी ग्राउंड स्टेशन के सीधा सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड की सुविधा देने वाला है। ठीक है, किसी बेस टर्मिनल की जरूरत नहीं होगी और 12 Mbps की स्पीड के साथ में डेटा यहाँ पर एक्सेस हो पाएगा। 3G, 4G और 5G तीनों में तो ये कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रदान करने का काम यहाँ पर करने वाला है। तो ब्लू बर्ड 2 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, नासा से संबंधित है, 6500 किलो का होगा और LVM-3 M5 के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में ब्रह्मांड का सबसे विशाल ब्लैक होल खोजा गया है। ब्लैक होल क्या होता है इस पर भी बात करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कहाँ खोजा है। तो एक गैलेक्सी क्या होती है? आकाशगंगा।
तो एक आकाश गंगा जो है उसके केंद्र में ये है, जिसकी रोशनी सामने मौजूद दूसरी विशाल गैलेक्सी से गुजरते हुए इतनी विकृत हो रही है कि उसका आकार घोड़े की नाल जैसा दिखाई देता है। घोड़े की नाल कैसे होती है? कुछ इस तरह की, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? कॉस्मिक हॉर्स शू। ठीक है, तो नाम क्या दिया है इसको? कॉस्मिक हॉर्स शू। अब ये कॉस्मिक हॉर्स शू आपको याद हो जाना चाहिए, ये एक नया नाम है। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान 36 अरब सूर्य के बराबर है, जिसमें लगभग 6 अरब सौर द्रव्यमान की त्रुटि सीमा है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। ये अल्ट्रा मासिव ब्लैक होल है। अल्ट्रा मासिव मतलब बहुत ज्यादा बड़ा। सामान्य आकार के जो ब्लैक होल होते हैं उनसे कई गुना बड़ा है, ठीक है, और लगभग 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष की अवधि में जितनी दूरी तय की जाती है, आप जानते हो एक सेकंड में कितना तय करता है? 3 लाख किलोमीटर। उस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रकाश 5 अरब प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष फिर 5 अरब प्रकाश वर्ष, बहुत लंबी दूरी है। ये सक्रिय नहीं है, मतलब अभी ये ब्लैक होल जो है ये किसी भी तरीके से पदार्थों को निगलने या बाहर फेंकने की प्रक्रिया नहीं कर रहा है। तो ब्लैक होल दोनों ही काम करता है, निगलता भी और फेंकता भी है। ब्लैक होल होता क्या है उसको समझिए। अंतरिक्ष में क्या होता है कि हमारे जो तारे हैं उनके मरने के चक्र के दौरान कई बार ऐसे क्षेत्र बन जाते हैं जहां पर जो द्रव्यमान है वो एक बहुत ही सूक्ष्म क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब अनंत द्रव्यमान एक बहुत ही सिंगल बिंदु पर इकट्ठा हो जाता है, और इस वजह से उसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल हो जाता है कि वो आने वाली हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है, यहां तक कि प्रकाश उसको भी वो बचने नहीं देता। और इसी वजह से चूंकि वो प्रकाश को खींच लेगा तो हमें जो चीजें दिखाई देती है वो इस वजह से दिखाई देती है कि जो चीज किसी चीज से टकरा करके या जो कोई चीजें रेमिट की जाती है तो जो चीज हमारी आंखों तक आ रही है उसी रंग की हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो अब जब आप सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आपको चीजें ब्लैक दिखाई देती है, जैसे ब्लैक बॉडी जिसको हम बोलते हैं। तो ब्लैक बॉडी या आदर्श ब्लैक बॉडी या कृष्ण विवरणिका जो होती है वो क्या करती है? सभी प्रकार के प्रकाश को अपने अंदर समाहित कर लेती है, इसलिए वो ब्लैक दिखाई देती है। काले रंग का मतलब है कोई प्रकाश लौट के नहीं आ रहा। सफेद रंग का मतलब है सभी प्रकाश लौट करके आ रहे हैं, सभी स्पेक्ट्रम के। और फिर अलग अलग, जब नीले प्रकाश की बात करें तो बाकी सब एब्जॉर्ब है और नीला लौट करके आ रहा है, इसलिए हमको चीजें नीले दिखाई देती है। ठीक है, तो पूरे गुरुत्वाकर्षण को ये खींच लेता है और इसी वजह से प्रकाश भी नहीं बच पाता। अब जब प्रकाश आपके पास आएगा ही नहीं तो उस जगह पर आपको कुछ दिखाएगा ही नहीं, तो ऐसे में आपको वो जगह ब्लैक कलर में दिखाई देगी। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण ऐसा क्यों होता है? एक छोटे से स्थान पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी। क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी पर आपका पूरा का पूरा द्रव्यमान जो है वो केंद्रित हो जाता है और इसी वजह से उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। अब ये सोचने में आपको बहुत अलग लगेगा, लेकिन जो आइंस्टीन का जो रिलेटिव सापेक्षता का जो द्रव्यमान सापेक्षिक द्रव्यमान का जो सिद्धांत है उसके अनुरूप ये चीजें काम करती है। कैसे होता है? तो क्या होता है कि जब तारे जो है, क्योंकि तारों को आप जानते हो कैसे काम करते हैं तारे, तारों के अंदर एक दहन प्रक्रिया होती है, बेसिकली नाभिकीय संलयन की वजह से। ठीक है, नाभिकीय संलयन में छोटे जो परमाणु है या अणु जो है वो मिलकर के और बड़े नाभिकों का निर्माण करते हैं, जिसे हम देखते हैं कि हीलियम के नाभिक या हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ के हीलियम बना रहे होते हैं सूर्य में। ठीक है, इस वजह से वहां पर क्या होता है? बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो धीरे धीरे जलता रहता है। अब जब पूरा ईंधन जल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? एक विस्फोट होता है जिसको बोलते हैं हम सुपरनोवा। विस्फोट के बाद में जो पदार्थ बचेगा वो क्या करेगा? धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू करेगा और बहुत ही ज्यादा एक पिंड के रूप में बन जाएगा घने में। मतलब जैसे ही विस्फोट होगा सब चीजें फैल जाएगी, फैलने के बाद वापस सिकुड़ेगी, ये प्रक्रिया है। इसके बाद में क्या होगा? जो भी एक पिंड बनेगा उसको बोलेंगे हम न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार बहुत विशाल होगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा? उस पूरे को अंदर खींचे जाएगा और वो तत्व इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाला हो जाएगा कि धीरे धीरे वो प्रकाश को भी खींचना शुरू कर देगा और वहां पर ब्लैक होल का निर्माण होगा। लगभग हर एक आकाशगंगा में आपको इस तरह के ब्लैक होल देखने को मिल जाएंगे। अब होता क्या है कि किसी दूर पिंड से अगर कोई प्रकाश आ रहा है तो ब्लैक होल की वजह से क्या होता है? वो उस जगह से थोड़ा सा घूम जाता है या विकृत हो जाता है। ठीक है, जिसको हम गुरुत्वीय लेंसिंग कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा भी गया था इस बार गुरुत्वीय लेंसिंग का, तो वो इसी वजह से होता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं समझा दूं। जैसे मैंने बोला कि सिंगुलैरिटी क्या होती है, तो सिंगुलैरिटी सेंटर में एक ऐसा पॉइंट है
जहां पर पूरा का पूरा प्रकाश जो द्रव्यमान है वो केंद्रित हो चुका है और उसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है। उसके बाद में एक बाउंड्री बनती है जिसको बोलते हैं इवेंट होरिजन। इवेंट होरिजन वो बाउंड्री है जिसमें अगर कोई पहुंच गया तो फिर उसका रिटर्न होना इम्पॉसिबल है, फिर वो अंदर ही अंदर चला जाएगा। उसके बाद में एक चीज आप देख रहे हो फोटोनस्फेयर, तो इसके बाहर एक बाउंड्री बन रही है जहां पर कोई भी फोटोन्स जो प्रकाश के हैं वो चारों तरफ चक्कर लगा रहते हैं, हालांकि वो न तो बाहर जा सकते हैं ना ही अंदर गिरेंगे, वो वहीं पर उसके चारों तरफ स्थिर रहेंगे और इस वजह से एक बहुत बड़ा डिस्क इसके चारों तरफ बन जाता है। और बीच बीच में इसमें विस्फोट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये अचानक से जो है पार्टिकल्स को या रेडिएशन की ब्लास्टिंग करता है, जिस वजह से इस तरह से एक जेट निकलती है जो बड़ी दूरी तय करती है, ठीक है, लाइट ईयर्स तक जा सकती है। और इसी रिलेटिव जेट जो है इससे हमको पता चल पाता है किसी भी ब्लैक होल का। मतलब खुली आंखों से तो आप ब्लैक होल को देख नहीं सकते इतने अरबों वर्ष दूर, लेकिन इनके अध्ययन जब रिलेटिव जेट का अध्ययन किया जाता है तो उससे हमको इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके किसके बारे में है, ब्लैक होल के बारे में। तो ये बेसिक्स चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिंगुलैरिटी क्या है, इवेंट होराइजन क्या है, ब्लैक होल कैसे बनते हैं, सुपरनोवा कैसे कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार कैसे कहते हैं। अब कितनी सिंपल चीजें हमने देखी, तारा है, ईंधन जल जाएगा, जलने के बाद विस्फोट होगा तो सुपरनोवा हो गया, फिर उसके बाद में वापस सिकुड़ेगा, एक पिंड बनेगा तो न्यूट्रॉन स्टार बन गया। ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिटी की बात करें तो जस्टिस यशवंत वर्मा का मैटर बहुत चर्चा में है। उनके घर पे नोट मिले और जलते हुए नोटों को मिलने का मामला छाया रहा, तो उनके खिलाफ महाभियोग के लिए प्रस्ताव दिया गया। किसके द्वारा? 146 लोकसभा सदस्य और 63 राज्यसभा, पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने मिलकर के और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ये दिया था। इसके बाद में जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो जनरली लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को ये दिया जाता है और वहां से इस तरह से प्रस्ताव चलते हैं। अब संविधान के अनुच्छेद 124(4), 217 और 218 के तहत उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया। 124 केंद्रीय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उससे जुड़ा है और 17-18 आपके हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, महाभियोग के प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार करके 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। जांच कमेटी में कौन कौन है? जस्टिस अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट से हैं, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, ठीक है, और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीबी आचार्य। ये पहले हमारे यहां भी थे। ठीक है, पद से हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होगी। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत ये जो कमेटी जांच करेगी वो इस न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत करेगी। समिति जांच रिपोर्ट स्पीकर को देगी। आरोप सही हुआ तो संसद के पटल पर आएगा। संसद के पटल पर विशेष बहुमत से पारित होना पड़ेगा दोनों सदनों में, मतलब न केवल उपस्थित बल्कि मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत, पहली बात तो, और दूसरा जो टोटल है उनका बहुमत। मतलब ऐसे देख लो आपकी, चलो ये आपने पढ़ा भी होगा, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप विशेष बहुमत वाला कोई भी वीडियो या कोई भी चीज सर्च करके देख लेना। और जब ये प्रस्ताव पास हो जाएगा तो उसके बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन होगा और उसके बाद इन्हें पद से हटाया जाएगा। आज तक किसी भी हमारे न्यायाधीश को इस तरह से नहीं हटाया गया। हालांकि महाभियोग के 3 प्रस्ताव आ चुके हैं। पहला प्रस्ताव आपके 1993 में वी रामास्वामी के खिलाफ आया और कार्रवाई शुरू तो हुई लेकिन ये बहुमत ना मिलने से असफल हो गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के सौमित्र सेन ने 2011 में राज्यसभा द्वारा उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, इसलिए वहां पर भी महाभियोग नहीं चल पाया। ठीक है, वो खुद ही हट गए पद से। और तीसरा मुद्दा ये है, इसके अलावा और भी मुद्दे रहे हैं लेकिन उनमें खाली नोटिस जारी करने तक की बातें हुई है, उसके आगे की प्रक्रिया उसमें नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा साइंस की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली ट्रेन तैयार हो चुकी है। मैं पहले भी इस पे आपको बता चुका हूं। तो भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन तैयार कर ली। हाइड्रोजन से चलने का मतलब है बेसिकली जो इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन तैयार होती है। हम ग्रीन एनर्जी की तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे समय के साथ में, चूंकि डीजल से इलेक्ट्रिसिटी पे आए और अब इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन को हम चलाने की बात करेंगे। तो हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर हम इसको चलाएंगे। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन, इन 4 देशों के द्वारा चलाई जा चुकी है, हम भी चलाने वाले हैं। तो भारतीय रेलवे ने एक डीजल और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रेक को हाइड्रोजन में बदला है। तो इसी पुराने इंजन को चेंज करके हमने हाइड्रोजन इंजन में बदला है। इसका परीक्षण भी हो चुका है और
लगभग 1200 एचपी क्षमता की इस ट्रेन के लिए हाइड्रोजन की आपूर्ति जिंद जो है वहीं से की जाएगी। तो वहां पर एक रिफ्यूलिंग स्टेशन होगा जहां से लगातार हाइड्रोजन की सप्लाईज को, तो याद रखना है हरियाणा में आपकी पहली ट्रेन चलने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ओसीआई अर्थात ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है उसके कार्ड को लेकर के एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देखो इस बार आपको पूछा भी गया था प्रश्न, ठीक है, 2023 में जो नागरिकता है उससे जुड़ा हुआ। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है उसने कहा है कि ऐसे लोग का ओसीआई कार्ड अब रद्द कर देंगे जिन्हें कम से कम 2 साल की जेल की सजा हुई हो या फिर उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया हुआ हो जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो। मतलब अगर 7 साल से ज्यादा सजा वाले किसी अपराध में आरोप पत्र दाखिल किया गया है पुलिस के द्वारा या फिर 2 साल की सजा मिल गई है तो ऐसी परिस्थिति में उनको ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा। ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को बिना वीजा भारत आने की सुविधा देता है। इस पर मैं बात करूंगा, अभी समझाऊंगा आपको। इस अधिसूचना में कहा है कि जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955, तो हमारा नागरिकता अधिनियम कौन सा है 1955, जिसको बार बार संशोधित किया गया है, ठीक है। इसकी धारा 7D के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो ओसीआई से रिलेटेड क्या बना सकती है, नियम बना सकती है। देखो 3 चीजें आपको समझनी पड़ेगी, एक होता है एनआरआई, एक होता है ओसीआई और एक होता है पीआईओ, ठीक है। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन। आप ये कह रहे हो कि गैर निवासी, अनिवासी भारतीय या गैर निवासी भारतीय, मतलब भारतीय तो है, मतलब भारत का सिटीजन है। एनआरआई कौन है, भारत का सिटीजन है, क्योंकि आप बोल रही क्या रहे हो एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब जो व्यक्ति 183 से ज्यादा दिन भारत के बाहर जाके रह रहा है, तो भारत का नागरिक तो है लेकिन वो बाहर रह रहा है, इसलिए हम उसको नॉन रेजिडेंट इंडियन बोल रहे हैं। अब नॉन रेजिडेंट इंडियन है तो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप है तो सारे राइट्स उसको मिलेंगे जो सिटीजनशिप के हैं, जैसे जो इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं वो सारे, एक्सेप्ट फॉर वोटिंग, गवर्नमेंट जॉब एंड बाइंग एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, ठीक है। उन चीजों में उसको थोड़े से राइट्स में थोड़ा सा रोकथाम होती है, हालांकि फिर भी एनआरआईज भी आकर के वोटिंग देते हैं, सारा सब कुछ यहाँ पर होता है। टैक्सेशन उनका सेम होगा अगर वो इंडिया में कुछ कमा रहे हैं तो, और वीजा रिक्वायरमेंट उनको नहीं होती है क्योंकि उनके पास इंडिया का पासपोर्ट है। जब हम बात करते हैं ओसीआई की, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की, तो ओवरसीज सिटीजन का मतलब है कि वो व्यक्ति अप्रवासी है, मतलब वो कहीं बाहर जाकर रहना शुरू कर दिया और वहां की नागरिकता उसने ले ली, तो उसकी सिटीजनशिप तो बाहर की है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी कनाडियन सिटीजन है, ठीक है। और राइट्स क्या होंगे, राइट्स उसके लिमिटेड है, वो वोट नहीं कर सकता, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। टैक्स्ड ऑन वर्ल्ड वाइड इनकम इफ लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन ए ईयर, अगर वो यहां पर आकर रहना शुरू कर दे तो फिर 182 दिन से ज्यादा होने के बाद उस पर टैक्स हम यहां पर लगा सकते हैं। अब ये व्यक्ति जो है ना, इसको लाइफ टाइम वीजा होता है। क्या होता है, लाइफ टाइम वीजा, मतलब उसको भारत आने के लिए और यहां रहने के लिए किसी तरह के वीजा की जरूरत नहीं होती। वीजा क्या होता है, बेसिकली किसी देश में एंट्री करने के लिए दिया गया अनुमति पत्र एक तरह से। और पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट ये दर्शाता है कि आप किस देश के वैलिड नागरिक हैं। ये भी मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं एक क्लास में। चलिए, जिसकी फोटो आप देख रहे हैं वो है हमारे टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल, सबसे युवा कप्तान है और चौथी बार इनको आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है और ये अवार्ड लेने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। जनवरी 2023 में इनको पहली बार ये अवार्ड मिला, फिर सितंबर में, फिर फरवरी में 2025 में और अब जुलाई में। तो भारतीय टेस्ट टीम के युवा कप्तान है शुभमन गिल, जिनको इंग्लैंड के बैन स्टोक्स और दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्डर के ऊपर वरीयता देते हुए ये अवार्ड यहाँ पर इस बार दिया गया है। तो हर महीने आईसीसी के द्वारा बहुत से अवार्ड दिए जाते हैं। महिलाओं में वेस्ट इंडीज की हेली मैथ्यूज और ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर भी 4-4 बार ये अवार्ड ले चुकी है। तो पहले दुनिया के पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं आपके, शुभमन गिल। ये 100% पूछा जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है जो प्रश्न पूछा जाएगा आप देख लेना, वो आपको किसी न किसी एग्जाम में मिलेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स, तो कॉमनवेल्थ देश जो हैं, जो बेसिकली उपनिवेश रहे कभी हमें यूरोप के या फिर कह सकते हैं ब्रिटेन के और फिर वहां से आज़ाद हुए, उन देशों के बीच में प्रतियोगिताएं होती है कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से। और उनकी 2030 की मेजबानी के लिए भारत ने जो प्रस्ताव दिया उसको मंजूरी दे दी गई है हमारे कैबिनेट के द्वारा।
ठीक है। तो अब हो सकता है कि आपको 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की 2030 में मेजबानी करते हुए हम देखें। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने जो प्रस्ताव दिया उसको मंजूरी यहाँ पर मिल गई है। भारत ने एकमात्र 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया था और उस बार पहली बार हमने 100 पदक जीतने का आंकड़ा प्राप्त किया था। गुजरात का अहमदाबाद इन कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान शहर हो सकता है और भारत चाहता है कि न केवल 2030 में हमको इसकी मेजबानी मिले बल्कि 2036 में जो ओलंपिक खेल हो वो भी हमारे यहाँ पर हो। तो जो इन्वेस्टमेंट हम करें अहमदाबाद में उसका और उपयोग 2036 में किया जा सके। ठीक है, तो ये दो मेजबानी के पीछे हम पढ़ रहे हैं, जब मिल जाएगी उसकी खबर भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट खबर की बात करें तो अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज नाम से एक इंडियन ओपन हुआ है। ठीक है, एक स्पर्धा हुई है और एथलेटिक्स की इस स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो उस पर भी हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ, इंडियन ओपन 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर। ठीक है, 17 देशों के 150 खिलाड़ी आए जिनमें 90 तो भारतीय थे। उड़ीसा के स्टार धावक अनिमेश कुजूर, उन्होंने 200 मीटर में गोल्ड जीता। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने 8.13 मीटर कूद करके गोल्ड अपने नाम किया। शाहनवाज खान ने इसमें ही 8.4 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। महिला भाला फेंक में अनु रानी 62 मीटर के साथ में पहले स्थान पर रही। पुरुष भाला फेंक में शिवम लोखंडे ने सिल्वर जीता और महिला लॉन्ग जंप में शैली सिंह 6.28 मीटर के साथ पहले स्थान पर रही। तो ये 4-5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते हैं। आप बार बार याद करोगे तो ही याद होंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं क्योंकि नई प्रतियोगिता है तो हो सकता है पूछ ले। नेक्स्ट देखते हैं एशियन सर्फिंग, ये सर्किंग लिखा हुआ है, सर्फिंग जो चैंपियनशिप है उसमें भारत को पहली बार व्यक्तिगत पदक मिला है। ठीक है, ये सर्किंग ही है क्या? चलो इसको देखना पड़ेगा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और भारत के रमेश बुद्धिहाल ने जो है यहाँ पर कांस्य पदक जीता है और ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। मतलब पहली बार इस पदक प्रतियोगिता में भारत को कोई पदक यहाँ पर मिला है एशियाई स्तर पे। फाइनल में इन्होंने 12.60 अंक बनाए। इंडोनेशिया के पजार पहले रैंक पे रहे, सेकंड रैंक पे, और कानोआ हिजाए दक्षिण कोरिया के जो है यहाँ पर स्वर्ण पदक के साथ विजेता रहे। ठीक है, क्लियर है? तो ये याद रखना, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एशियन सर्किंग चैंपियनशिप हुई थी। ये सर्फिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसको कंफर्म करके देख लेंगे, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है रग्बी अंडर 20 एशिया कप। तो भारतीय रग्बी टीम जो है उसने अंडर 20 एशिया कप में कांस्य पदक जीता है। प्रतियोगिता बिहार के राजगीर में हुई थी 9 और 10 अगस्त को और भारतीय महिला टीम ने तीसरे स्थान के लिए उज्बेकिस्तान को 12-5 से हराया है। कुछ फैक्ट हैं सीधे सीधे। भारतीय टीम की कप्तान कौन है? राजस्थान की भूमिका शुक्ला। ठीक है, और झोटवाड़ा जयपुर की मुस्कान पिपलोदा ये इसकी सदस्य रही हैं। तो 2 खिलाड़ी थे जिनमें से राजस्थान की कप्तान कौन थी? भूमिका शुक्ला। तो मतलब राष्ट्रीय स्तर पे हमारे खिलाड़ी ने यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है, कप्तानी की है। तो पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न ये बन जाएगा। अगर चेस की बात करें तो रोहित कृष्णा भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत के 89th ग्रैंड मास्टर बनने का मौका किसको मिला है? रोहित कृष्णा एस को। कजाकिस्तान में इन्होंने अल्माटी मास्टर्स कोनायेव कप में उपलब्धि हासिल की है। तो ये भी चीजें कई बार पूछ लेते हैं। अभी जैसे चौथे महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा, कौन? देशमुख, दिव्या देशमुख। ठीक है, नाम ऐसे याद रखना है। आखिरी राउंड में अर्मेनिया के इंटरनेशनल मास्टर आर्टू डावियतनन से ये हारे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना ग्रैंड मास्टर नॉर्म पूरा कर लिया। तो देखो इनको अलग अलग नॉर्म प्राप्त करने होते हैं। पहला ग्रैंड मास्टर नॉर्म, फिर दूसरा, और फिर उसके बाद में इंटरनेशनल मास्टर। ये 3 नॉर्म हासिल करने के बाद में फिर ये ग्रैंड मास्टर नॉर्म इनको फाइनल मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रेष्ठ नाम से एक राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता इंडेक्स लॉन्च किया गया हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो एक ऐसी पहल जिसके माध्यम से राज्य औषधि नियामक प्रणालियों को और ज्यादा मानकीकृत करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे, ताकि हमारे यहाँ बनने वाली जो दवाएं हैं वो ज्यादा मानकों पर आधारित हो, ज्यादा खरी हो, उनमें जो उपलब्ध तत्व हैं वो उचित मात्रा में मौजूद हों। ठीक है, और आने वाले समय में भारतीयों को बेहतर दवा सुरक्षा मिल सके। तो श्रेष्ठ पोर्टल अगर कोई पूछे तो वो किससे जुड़ा हुआ है? राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता इंडेक्स। इंग्लिश में बोले तो क्या होगा?
चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अरुणाचल प्रदेश में तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना। तो एक जल विद्युत परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश देश का उत्तर पूर्व का सबसे अंतिम राज्य माना जाता है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो शियोमी जिला है, उसमें तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। 8,000 करोड़ से ज्यादा की लागत होगी, 72 महीनों में ये पूरा होगा, मतलब 6 साल, और 700 मेगावाट के करीब इसकी क्षमता होने वाली है। नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार दोनों संयुक्त उद्यम के माध्यम से इसको क्या करने वाली है, बनाने वाली है। चलो अंतिम खबर देख लेते हैं आज की। नेशनल एक्रेडिशन, ठीक है, फॉर बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर, अर्थात एनएबीएच की मान्यता मिली है अभी हाल ही में एक सरकारी अस्पताल को। जनरली एनएबीएच की मान्यता किसको मिलती है, आपके प्राइवेट संस्थानों को मिलती है। देखिए तो दो मान्यताएं, एक तो एनएबीएल होती है और एक एनएबीएच होती है, ठीक है। तो ये नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ये सर्टिफिकेट किसको प्राप्त हुआ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान। कहाँ पर है, दिल्ली में। दिल्ली का ये केंद्रीय संस्थान है जिसको पहली बार ये मानक मिला है। दरअसल 500 से भी ज्यादा मानकों का पालन करने पर, जिसमें चाहे संक्रमण हो, बीमारियों का नियंत्रण हो, आपातकालीन देखभाल हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, मरीजों के अधिकार और स्टाफ का प्रशिक्षण, इन सभी मानकों के आधार पर जब आप खरे उतरते हैं तभी जाकर के ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। तो एनएबीएच का प्राप्त करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा हो गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्था, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। ये 3-4 दिन का करंट हमारा था, तो मैंने इकट्ठा तो कर लिया था लेकिन किसी कारणवश में क्लास नहीं ले पाया था। अब रेगुलर आपको क्लासेस मिलेगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो बस आप अपना क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।